ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास 11 फिजिक्स मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पार्ट नंबर 2। इसके पहले हमने एक पार्ट आपको बता दिया था इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, आज हम बात करेंगे इलास्टिसिटी बिहेवियर। ठीक है, इलास्टिसिटी बिहेवियर इन टर्म ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। तो अगर हम थोड़ी सी बात करें यहाँ पे, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, तो हमने बोला कि कोई भी बॉडी है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिससे वो बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अब यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे हमने दो इंट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट, दो मॉलिक्यूल्स लिए जिनके बीच की डिस्टेंस आर है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस पे हमने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगा के उसके शेप एंड साइज को आप चेंज करते हो, उसी को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट। तो अब हमने इसको फोर्स लगा के, हमने यहां से फोर्स लगाया किसी भी बॉडी पे, उस बॉडी का, किसी भी बॉडी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट, दो पार्टिकल्स मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये कहां से आया, इस मुद्दा ये नहीं है। आप ये मान लो कि कोई भी बॉडी है, वहां से दो कॉन्स्टिट्यूट, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस हमने आर नॉट ले लिया, राइट। तो हम आपको अगर समझाएं, तो ये इस बॉल से ही समझो कि हमारे पास ये बॉल है, हमने इसको देखो इस तरह से, इसके शेप को हमने ये दबा के यहां से प्रेस करके हमने डिफॉर्म कर रहे हैं। ये जो फोर्स से इसकी शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, इस फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो अब यहाँ पे क्या बात होता है कि ये आर नॉट, इस ग्राफ को समझते हैं, इस ग्राफ से ही ये आर नॉट यहाँ पे है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई ग्राफ में यहाँ पे एनर्जी होता है। ठीक है, तो अब अगर ये आर नॉट है, इस पे हमने फोर्स लगाया, इस तरह से फोर्स लगाया। अब फोर्स को हम क्या कर रहे हैं कि अगर आप समझो कि एक मॉलिक्यूल से यहाँ पे है, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल से यहाँ पे है, तो अब हम इसको फोर्स लगा रहे हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, वो आर नॉट। तो हम इनके इस तरह से फोर्स लगा के प्रेस करके ये दबा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आर नॉट कम हो रहा है। जब आर नॉट कम हो रहा है, मतलब आर नॉट इज लेस देन आर नॉट कम हो रहा है, तो जो वैल्यू, अब हम आर नॉट कम हो रहा है तो हम इस आर नॉट से इधर आ रहे हैं। तो जब इधर आ रहे हैं तो ये फोर्स इस मॉलिक्यूल्स पे, एक फोर्स दोनों तरफ से बाहर, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। हम जो फोर्स एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए हुए हैं उसको कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं ये, ठीक है, आपस में। ठीक है, तभी तो हम जब से जैसे ही हम क्या करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं, ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेते हैं। क्लियर हो गया बात? ठीक है, याद रखना कि जब हम फोर्स आर नॉट, ये आर नॉट क्या है इक्विलिब्रियम में, मतलब हमने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया है। ठीक है, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाया, इसके और यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगाया है। समझ रहे हो ना? एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन होना चाहिए। कोई भी फोर्स ना इस साइड लगाया ना इस साइड लगाया, तो ये अभी इक्विलिब्रियम में है। अब मैं इनके बीच की जो डिस्टेंस होगा, आप कह सकते हो डायमीटर जो है, जो इस बॉल का डायमीटर है, उसको हम कम कर रहे हैं। डायमीटर इज आर नॉट, हमने इसको कम कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होगा कैसा नेचर का होगा, वो रिपल्सिव नेचर होगा, रिपल करेगा हमारे फोर्स को। ठीक है, हमारे फोर्स को रिपल करेगा, कैंसिल करेगा। ठीक है, तभी तो जैसे ही हम फोर्स को हटाए और वो रिपल्सिव में लगा हुआ है, तो क्या करेगा, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। क्लियर हुआ बात? अब बात करते हैं ज्यादा। तो अब मान लो कि हम इसको इस तरह से खींचे आगे की तरफ और इधर से, तो डायमीटर को बढ़ा रहे हैं। जैसे ही डायमीटर को बढ़ाएंगे तो इनके बीच जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, वो खींचेगा हमारे, मतलब अब हम बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और अंदर से जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव है, खींच रहा है। तो जैसे ही हम हटाएंगे वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। क्लियर हुआ बात? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अट्रैक्टिव नेचर लिखा है, यहाँ पे रिपल्सिव नेचर है। और ये आर नॉट कब है? आर नॉट इक्विलिब्रियम में, कोई फोर्स नहीं लगा है। समझ में आ गया? दिस इज द इलास्टिक बिहेवियर इन टर्म ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ओके, अब बात आती है कि ठीक है सर,
अगर आपको इसका एनर्जी के टर्म में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तो हम एनर्जी के टर्म में भी आपको ये समझा देंगे। ओके, अब आती है कि प्लास्टिसिटी। तो अब प्लास्टिसिटी क्या होता है, मेरी बात समझो कि ऐसे बॉडी जिसमें हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, ठीक है, उसके शेप एंड साइज को चेंज कर दिए और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दे और वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन नहीं कर रहा है, उस ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं बताएं? ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी और उसके इस बिहेवियर को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्लियर हो गया? बात फिर से समझ लो कि अगर हम किसी भी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसकी शेप एंड साइज को चेंज कर दिए और हम क्या किए कि अब हटा दिए डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिए, तो क्या हुआ कि वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आ पाया। ये आगे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, इसे इनइलास्टिक या प्लास्टिक बोलते हैं ऐसे मटेरियल को, और इसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, अच्छा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है चिंगम को लो आप, तान के उसके साइज को बढ़ा दो, जैसे ही छोड़ोगे वो कभी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्लियर? एक चीज और, अब एक टर्म आता है कि परफेक्टली प्लास्टिक। ठीक है, परफेक्टली प्लास्टिक। अब बात आई कि परफेक्टली प्लास्टिक क्या है सर जी। तो बेटा परफेक्टली प्लास्टिक ऐसे कि जो जैसे ही मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया, वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आने का कोई भी कोशिश ही ना करे, वो पूरी तरह से जिस शेप में था उसी शेप में हो गया। ठीक है, चेंज ही नहीं हुआ, तो इसको हम बोलते हैं क्या, मतलब चेंज करने की कोशिश नहीं ही किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो इसको क्ले कह सकते हो आप। ठीक है, पैराफिन वैक्स कह सकते हो, पटी कह सकते हो। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं। क्लियर हो गया? इनको जो शेप दे दोगे वो उसी शेप में होंगे, कभी भी चेंज होने की ये कोशिश भी नहीं करते। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली प्लास्टिक। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं हम एक और छोटा सा टॉपिक, स्ट्रेस। ठीक है, यहां पे स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को अगर हम समझे तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया। अच्छा, ये आप और कहीं भी पढ़े हो तो हाँ, प्रेशर में ये फार्मूला पढ़े हैं, तो सिमिलर। स्ट्रेस का मतलब ही क्या है? प्रेशर, कितना प्रेशर, स्ट्रेस। ठीक है, फोर्स अपॉन में एरिया। अब स्ट्रेस भी हम 2-3 टाइप के बात करेंगे। तो पहला स्ट्रेस है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यहीं पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जिसकी लेंथ में चेंज हो। अगर हम कोई एक्सटर्नल या कोई फोर्स लगा के उसके लेंथ में चेंज करें तो ऐसे फोर्स को, ऐसे स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम यहां पे समझें, इसको रख कर देते हैं, स्ट्रेस से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, अब स्ट्रेस क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, राइट? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, मान लो कि ये कोई एल लेंथ का कोई भी बॉडी है, तो हमने इसको फोर्स एफ लगा के खींचा। अच्छा, एक चीज, ये जो फोर्स लगाते हैं वो क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होता है, ध्यान देना।
ये क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इस पे जो भी फोर्स, इसके लेंथ को चेंज कर दिया, मान लो कि इसका लेंथ अब बढ़ गया, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसके लेंथ में इंक्रीज हुआ, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, अब आता है दूसरा। अच्छा, एक नाम और भी है इसका, अगर हम इसके लेंथ को चेंज कर दे, मतलब लेंथ को कम कर दे फोर्स लगा के, ये तो हमने पुलिंग फोर्स लगाया था ना, पुल कर रहे थे इसको। अच्छा, पुशिंग वाला लगाए कि जैसे मान लो कोई बॉडी है, ये इस पे हमने इस तरह से फोर्स लगाया F, तो इसकी साइज चेंज हो गया इस तरह से, ठीक है, डेल्टा एल कम हो गया, यहां पे डेल्टा एल क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। इस टाइप के स्ट्रेस को हम बोलते हैं, अगर लेंथ बढ़ रहा है, ये आते दोनों लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में ही है, अगर लेंथ बढ़ रहा है तो आप इसे टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हो, टेंसाइल स्ट्रेस। अगर लेंथ कम हो रहा है तो आप इसे कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोलते हो, ठीक है, या कंप्रेशनल स्ट्रेस। कंप्रेशनल स्ट्रेस। ओके, अब एक और स्ट्रेस होता है बल्क स्ट्रेस। ठीक है, बल्क स्ट्रेस। ओके क्लास, बल्क स्ट्रेस यार, इसी का एक नाम और है, देखो पहला हमारा लॉन्गिट्यूडनल हो गया, दूसरा बल्क, या इसे हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और एक तीसरे टाइप का स्ट्रेस हमें मिलता है शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस। ओके, ठीक है क्लास, तो आज वीडियो यहीं तक करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, राइट, इसके आगे हम बल्क स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। ओके क्लास, थैंक यू।